1900 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है उसका नाम आपको बताना है। क्या होगा उत्तर? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित या लिखित परीक्षा गुरु है। क्या है? प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, और जो उसके लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, वह लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इसे 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी देख सकते हैं, जो उनकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वह परीक्षा में 5 से 10 नंबर का प्रश्न आता है बहुविकल्पी, जहाँ पर यहाँ से उनको बहुत ही सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगी। भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 निबंधकार कौन कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, और बालकृष्ण भट्ट, यह भारतेंदु युग के 2 निबंधकार हैं। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। ठीक है, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के 2 निबंधकार श्याम सुंदर दास और अध्यापक पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी युग के 2 निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम आपको लिखना है, जिसमें से भारतेंदु युग के 3 नाटक हैं, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली। यह भारतेंदु युग के 3 नाटक हैं। संकलन त्रय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे प्रिय विद्यार्थी 9, 10, 11, 12 के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है। ठीक है, क्या है? किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है। दूसरे शब्दों में, एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय की संगत को संकलन त्रय कहते हैं। किसे कहते हैं? स्थान, कार्य, समय को संकलन त्रय के नाम से जाना जाता है। बस आप इसे जान सकते हैं। आत्मकथा से क्या आशय है, अर्थात आत्मकथा से क्या तात्पर्य है, आपको यह बताना है। लेखक जब स्वयं अपने जीवन की आत्मकथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, जब स्वयं अपने जीवन की कथा को अपने विषय में पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। जीवन का अर्थ बताइए, अर्थात जीवनी किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, किसी महान व्यक्ति के जीवन की अद्योपांत क्रमबद्ध घटनाओं के उल्लेख को यहाँ पर जीवनी कहा जाता है। क्या कह रहा है? किसी महान व्यक्ति के, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कि जीवन की आदि से लेकर अंत तक जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के 3 प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के 3 प्रमुख जीवनी लेखक जो हैं आपके समक्ष हैं। नाथूराम शर्मा पहले, राम नरेश त्रिपाठी दूसरे, और रामविलास शर्मा यह तीसरे जीवनी लेखक हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। हाँ, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है? तो आप पहले आत्मकथा और जीवनी के विषय में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। फिर भी जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। ठीक है, जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की घटनाओं का वर्णन लेखक करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ, पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। यही मुख्य अंतर है जीवनी में। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना का
अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? संस्मरण। इसे आप बार बार देख सकते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। किन्हीं के हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। आखिर हिंदी के दो संस्मरण लेखक कौन हैं, उनका नाम लिखना है। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री और दूसरे रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखाचित्र तथा संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशेष अंतर नहीं होता है रेखाचित्र और संस्मरण में। देखिए, रेखाचित्र में कल्पना का महत्व होता है। रेखाचित्र में किसका महत्व होता है? कल्पना का महत्व होता है, जबकि संस्मरण में यथार्थ का। संस्मरण जो है वह सत्य सत्य लिखा जाता है। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम। जो हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार हैं उनका नाम। अगला प्रश्न है, निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि प्रमुख रेखा चित्र हैं। ठीक है, ये लोग बहुत ही प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? यात्रा वृत्त किसे कहते हैं अर्थात यात्रा वृत्तांत क्या है? वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा का अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यह यात्रा साहित्य भी आता है, तो आप यह ही उत्तर लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, बस यात्रा वृत्त की जगह यात्रा साहित्य लिख देना है। यात्रा साहित्य कहते हैं। यात्रा वृत्त की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्त की प्रमुख विशेषताएं। तो यात्रा वृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटना की चित्रमयता रहती है। ठीक है, चित्रमयता रहती है। यात्रा वृत्त में आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज तीनों के तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? यह रिपोर्टाज विधा के विषय में पूछ रहा है कि रिपोर्टाज क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। वास्तव में रिपोर्ट का ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है। ठीक है, साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है। 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखना है। तो देखिए, 4 रिपोर्टाज लेखक आपके समक्ष हैं। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, कौन है रिपोर्टाज? डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र पद्माकर, कन्हैयालाल मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, यह प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं। प्रश्न नंबर 19, गद्य से क्या तात्पर्य है? गद्य से आप क्या समझते हैं? गद्य का क्या मतलब होता है? तो गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। ठीक है, गद्य काव्य कहलाती है। यही है गद्य काव्य। गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों का नाम लिखना है। तो पहला रामकृष्णदास और दूसरा चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से लिख लेंगे और याद करेंगे। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं, गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला, यह सब प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं? जो उनके उपन्यास हैं वह किस पर आधारित है? तो वह दिनहीन किसान, उनका जो विषय है उपन्यास का विषय दिनहीन किसान, मजदूर, भारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, यह प्रमुख इन्हीं विषयों पर वह उपन्यास लिखे हैं, आदि विषयों पर आधारित
है। देखिए प्रेमचंद के उपन्यास दीनहीन किसान, मजदूरों, भारी उद्धार नहीं, यहाँ पे नारी उद्धार होना चाहिए, ठीक है, नारी उद्धार, नारी उद्धार होना चाहिए, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना आदि विषयों पर आधारित है। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम यात्रावृत्त के लेखक एवं उनकी रचना का नाम बताइए। ठीक है, प्रथम यात्रावृत्त कौन है और उसकी कौन सी रचना है। तो देखिए हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक जो हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और उनकी रचना का नाम, उनकी जो रचना है वह सरयू पार की यात्रा था। ठीक है, सरयू पार की यात्रा। पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्व बताइए। पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। कितने तत्व स्वीकार किए हैं? 6। पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन और चौथा देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठा जो है उद्देश्य है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप इसे देखेंगे और याद करेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, उसका नाम आपको लिखना है। तो देखिए राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, कामना। ठीक है, यह जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के नाम हैं, आप इसे याद रखेंगे। आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा का नाम बताइए। आधुनिक काल की जो सबसे लोकप्रिय विधा है, जो सभी लोगों ने उसे बहुत प्रेम किया, बहुत पसंद किया, वो कौन सी विधा है? तो वह कहानी विधा है। यह सबसे लोकप्रिय विधा है आधुनिक काल की। अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अच्छी जीवनी में कौन कौन सी प्रमुख विशेषता हो सकती है, आपको उसी को लिखना है। तो अच्छी जीवनी, ठीक है, अच्छी यहाँ पर जीवनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उसमें क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता होना चाहिए जो जीवनी है, तथ्यपूर्ण साहित्य विवरण हो, तथ्यपूर्ण, आत्मीयता हो, प्रेरणादायक स्थलों पर बल हो, प्रेरणादायक स्थलों पर बल हो, उसमें रोचकता हो जो एक पाठक को बांध के रख सके। अगला प्रश्न, हिंदी द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए। क्या है? द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों का नाम लिखना है। तो 2 समीक्षक आपके समक्ष हैं, इसको देखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, समीक्षक मतलब आलोचक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरे कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न, विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के भेद बताइए। विषय एवं शैली की दृष्टि से, तो विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के 4 भेद हैं। ठीक है, निबंध के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन है? पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध और चौथा विवरणात्मक निबंध। ठीक है, यह है विवरणात्मक निबंध। अगला, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? हाँ, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है, जो ईसा अल्लाह खां जी हैं। ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी कहानी की रचना की। ठीक है, ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के नाम कैसे पड़ा? द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा, आपको यह बताना है। तो द्विवेदी युग नाम 1900 ईस्वी से 1922 तक के काल में हिंदी गद्य निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसीलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। ठीक है, द्विवेदी युग का नाम दिया गया किसके कारण? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अद्वितीय योगदान के कारण।
तो यह क्या है 1900 से 1922 तक। नाटक के तत्वों के नाम लिखिए। नाटक के तत्वों के नाम लिखना है। तो देखिए, भारतीय आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व बताए हैं। ठीक है, भारतीय आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व बताए हैं, जिसमें कथा वस्तु है, नायक है, रस है, अभिनय और वृत्ति। यह 5 तत्व बताए हैं। हिंदी में रेखाचित्र का सूत्रपात कब हुआ? तो हिंदी में रेखाचित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पुराण निबंधों से होता है। ठीक है, किसे होता है? पद्म पुराण निबंधों से होता है। तो आप इसको प्रथम रेखा चित्र भी मान सकते हैं, यही है पद्म पुराण प्रथम रेखा चित्र, और इसके जो लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखक के नाम कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। यह भारतेंदु युग के जो 2 जीवनी लेखक हैं। द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखकों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्विवेदी युग के हैं, और सम्राट अशोक की जीवनी। ठीक है, सम्राट अशोक की जीवनी जो है इनकी रचना का नाम है। महादेव भट्ट, यह द्विवेदी युग के लेखक हैं, और इन्होंने लाला लाजपत राय की जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय की जीवनी। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। तो आत्मकथा लेखक वियोगी हरि, यह वियोगी हरि है। मेरा जीवन प्रवाह, यह आत्मकथा विधा की रचना है इनकी। डॉक्टर बिंदालाल वर्मा, डॉक्टर बिंदालाल वर्मा अपनी कहानी, यह इनकी रचना है जो आत्मकथा विधा की है। किन्हीं 4 गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल में जितनी भी गद्य विधाएँ थीं उन सभी को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, यह 4 प्रमुख गद्य विधाएँ हैं, लेकिन आप उसमें जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, यह सब भी लिख सकते हैं। पद्म सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं? तो पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य विनोबा भावे। कौन है? 2 पूछ रहा है, 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आचार्य विनोबा भावे और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो 2 संस्था का नाम लिखना है आपको। संस्था कौन है? नागरिक प्रचारणी सभा और फोर्ट विलियम कॉलेज। यह 2 संस्था ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। गद्य किसे कहते हैं? गद्य क्या होता है? गद्य किसे कहते हैं? तो वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो, जो छंद के बंधन से मुक्त हो, गद्य कहलाती है। एक लाइन में आप इसको देख लीजिए, वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो, गद्य कहलाती है। जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण इत्यादि, ये सब। ठीक है, अगला, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ आपको बताना है। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इसको आराम से आप पढ़ेंगे और ध्यान देते हुए चलेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। आप बस 13वीं शताब्दी याद कर लिए, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। गद्य की उपयोगिता क्या है? गद्य की उपयोगिता क्या है? तो देखिए, गद्य में हम विचारों या भावों को सरलतापूर्वक सहज भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है,
सहज भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सफल एवं सरल अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। ठीक है, क्या है? गद्य ही है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग हैं वह राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो देखिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी के लगभग हुआ था, उसी के आसपास हुआ था। ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। ब्रज भाषा गद्य में रचना करने वाले। ठीक है, अक्सर आप लोग देखेंगे तो ब्रज भाषा में पद ही मिलते हैं, लेकिन गद्य में रचना करने वाले कौन हैं? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ, जो पहले हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ और दूसरे हैं गोकुलनाथ। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ और दूसरे गोकुलनाथ। खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली का गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक, तो देखिए प्रथम लेखक कौन है? कवि गंग है। और चंद छंद वर्णन की महिमा यह प्रथम रचना मानी जाती है। किसे? खड़ी बोली की। खड़ी बोली गद्य के चार उन्नायकों के नाम लिखिए। चार उन्नायक कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल पहला, ईसा अल्लाह खां दूसरा, लल्लू लाल तीसरा और सदल मिश्र चौथा। यह चार उन्नायक हैं जो खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? देखिए, तो यह खड़ी बोली का है यहाँ पर 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। ठीक है, भारतेंदु युग में। हिंदी गद्य के प्रचार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा? बताइए, क्या योगदान रहा? तो ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबिल ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित कराया। ठीक है, इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार प्रसार होता रहा। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख चार लेखकों के नाम लिखिए। तभी वही जो पहले आप लिखे हैं, उनसे पहले जो गद्य लेखक थे, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल। ठीक है, भारतेंदु जी से पूर्व किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये दो राजा थे जो हिंदी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। ठीक है, की उपज है। व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना सरल होता है, जबकि काव्य बहुत कुछ काल्पनिक होता है। काव्य में जो है बहुत कुछ काल्पनिक होता है तथा इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। किसमें? काव्य में संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। एक बार और देखिए, गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना सरल होता है, जबकि काव्य बहुत कुछ काल्पनिक होता है तथा इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। भारतेंदु युग की कालावधि लिखिए। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक को भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग के दो गद्य लेखकों का नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो कौन है?
बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी उनकी रचना का नाम है और लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र और उनकी हठे हमीर रचना का नाम है। अगला प्रश्न, भारतीय युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। देखिए भारतीय युग की प्रमुख पत्रिका, तो भारतीय युग की जो प्रमुख पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। प्रताप ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, यह प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा है। और आनंद कादम्बनी, यह प्रेम घन जी द्वारा प्रकाशित है। तो यह सभी पत्रिकाएं जो हैं भारतीय युग की हैं। भारतीय युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय युग की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय युग में हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ, यह पहला हो गया। इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए अकुलाहट थी। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग, पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग, तो आप लिख सकते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख करते हुए युग बताइए कि चंद्रकांता के लेखक कौन हैं और वह किस युग से संबंधित हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, नंदन खत्री, और वह भारतीय युग के हैं। किस युग के हैं? भारतीय युग के हैं। इसके बाद हिंदी गद्य के विकास में भारतीय युग का महत्व बताइए। तो भारतीय युग का महत्व, तो देखिए हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतीय युग जो 1968 से 1900 तक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ अपितु हिंदी गद्य साहित्य की भी उन्नति हुई। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक थे, यह आप लिख सकते हैं। भारतेंदु द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, यह दो पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित हैं। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन काल लिखिए। ठीक है, तो कवि वचन सुधा जो है 1868 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो काल पूछा, संपादन काल, तो भारतेंदु युग। ठीक है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए भारतेंदु जी का संक्षिप्त जो परिचय देना है कि उन्होंने क्या योगदान किया। तो भारतेंदु ने पूर्ववर्ती लेखकों के भाषा संबंधित जो पूर्व के लेखक थे भारतेंदु जी से, उनसे एकांगी दृष्टिकोण को छोड़कर हिंदी गद्य का एक स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा, जिससे हिंदी साहित्य की संपन्नता में वृद्धि हुई। ठीक है, भारतेंदु युगीन भाषा को मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। भारतेंदु युगीन भाषा की मुख्य विशेषता, यहाँ पर की होना चाहिए, मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। तो भारतेंदु युगीन भाषा में लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ। ठीक है, लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ, यह महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग का समय बताइए। द्विवेदी युग का समय क्या है? तो द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है, यह द्विवेदी युग का समय है। इसे 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी देख सकते हैं, जिससे उनकी परीक्षा में लाभ मिले। द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश, यह बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है।
दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह भारत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचना है। अगला मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने सेवा सदन, करबला, सेवाग्राम, संग्राम, प्रेम की बेदी, मानसरोवर, इनकी यह प्रमुख गद्य रचना है। हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी देन आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, किस पत्रिका के माध्यम से? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन करके, भाषा को शुद्ध करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया तथा नवीन विषयों पर गद्य रचना के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, उन्होंने कहा किसी भी टॉपिक पर आप रचना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द्विवेदी युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी। द्विवेदी युग की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं वह भाषा परिमार्जन एवं संस्कार, गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास, यह दूसरा है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादन का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के जो प्रमुख संपादक हैं उनका नाम लिखना। तो देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं। इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो यह इसके प्रमुख संपादक हुए। जो प्रथम संपादक हैं वह श्याम सुंदर दास जी हैं। इसके जो प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम लिखिए। किस युग के? द्विवेदी युग के। कितने लिखना है? दो कहानीकारों के नाम लिखना है। देखते हैं। तो द्विवेदी युग के मुंशी प्रेमचंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह दो प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी युग की चार प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। द्विवेदी युग की, तो देखिए, माधुरी, सरस्वती, जागरण, प्रभा। नागरिक पंचायत सभा की स्थापना किसने की? नागरिक पंचायत सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरिक पंचायत सभा की स्थापना की। द्विवेदी युग के तीन उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के तीन उपन्यासकार कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, डॉक्टर बिंदालाल वर्मा। अगला, द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए। तो तीन आलोचक कौन हैं? पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह द्विवेदी युग के आलोचक हैं। द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे? तो द्विवेदी युग के जो निबंध विषय थे वह थे कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व आदि पर श्रेष्ठ निबंध लिखे गए। इन सब पर श्रेष्ठ निबंध लिखा गया। हिंदी साहित्य का प्रचार एवं प्रसार करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, नागरिक पंचायत सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसके पहले भी आया था फोर्ट विलियम कॉलेज, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। हिंदी गद्य की किन्हीं तीन नवीन विधाओं के नाम लिखिए। तो तीन विधा: जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधा जो है निबंध और कहानी, इसको आप लिख सकते हैं, निबंध और कहानी को। अगला प्रश्न, विचारात्मक और भावात्मक निबंध में क्या अंतर है? तो विचारात्मक और भावात्मक निबंध में जो अंतर है, देखिए, विचारात्मक निबंध में बुद्धि एवं तर्क की प्रधानता होती है। किसकी होती है? तर्क की प्रधानता होती है। जबकि भावात्मक निबंध में भाव तत्व, हृदय की प्रधानता होती है। यही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य काव्य लेखकों में किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो काव्य गद्य लेखक जो हैं राय कृष्णदास और वियोगी हर, यह दो महत्वपूर्ण गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न, विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध में अंतर बताइए। तो विचारात्मक निबंध क्या है? चिंतन या मनन के आधार पर किसी भाव या वस्तु का वर्णन किया। वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या वस्तु का विचार के साथ वर्णन किया जाता है। तो देखिए,
यहाँ है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में निबंध या मनन के आधार पर किसी भाव या वस्तु का वर्णन किया जाता है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में, यहाँ जबकि होना चाहिए, जबकि वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या वस्तु का विचार के साथ वर्णन किया जाता है। यह है। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताइए। हिंदी का जो प्रथम कहानी किसे माना जाता है, उसके लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है प्रथम, और जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।